डेली रूटीन में होना चाहिए रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर लगाना। एक स्टूडेंट का सवाल है, ईएडी आशीष ने पूछा है, बहुत प्रयासों के बावजूद अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, कृपया परफॉर्मेंस बढ़ाने की प्रैक्टिस हेतु मार्गदर्शन करें। यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत कर लिया है, दो चीज़ें आपको ध्यान से करने की आवश्यकता है। एक, अपना रिवीजन का सेशन बढ़ा दीजिए और दूसरा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने लग जाइए। डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और यदि आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो एरर है वो कम हो जाएगी। तो दो पॉइंट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक है, मोदी जी ने एक सवाल पूछा है, ये हमारे स्टूडेंट है मोदी जी, तो उन्होंने सवाल पूछा है, सर आप इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी रेगुलर इतना क्लासेस कैसे ले लेते हो, और फिर लिखा है कि इतना चार्ज कैसे ले लेते हो। अच्छा जी, तो मोदी जी को तो मेरा यही जवाब है कि बिजी शेड्यूल है, लेकिन जब आप कुछ करने की मन बना ले या ठान ले तो फिर थकान आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती। और यार, ये सवाल तो हमारे लिए खुद सवाल है कि हम इतने एनर्जेटिक क्यों हैं, लेकिन अब है तो है। अब इसमें इसका कुछ ऐसे निजी कोई दवाई जड़ी बूटी नहीं है, ये नेचुरली है। एक पूछा है, बाबुल राज ने पूछा है कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, और कैसे हम लोग फुल सेल्फ मोटिवेटेड रहें। पहली चीज़ तो ये है, आप इसमें आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप खुद किसी के बारे में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट रखते हैं, इसलिए आप खुद भी नेगेटिव सोच रहे हो। अपने आसपास की चीज़ों को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करिए, तो आपको सब चीज़ें सकारात्मक नज़र भी आएंगी। और जो आपने लिखा नेगेटिव थिंकिंग, पहली चीज़ तो इस तरह की पॉजिटिव नेगेटिव इस दुनिया में कुछ चीज़ है नहीं, ये बच्चों ने सिर्फ अपने अनुसार या लोगों ने अपने अनुसार बस ढाल रखी है। यदि कोई कुछ कर ले और अच्छा लगने लगे तो वो पॉजिटिव मानने लग जाता है, कुछ काम करना अच्छा ना लगे या अच्छे परिणाम ना आए तो वो नेगेटिव लगने लग जाता है। फिर रहा है कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, तो मैं छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स की फ़ोटो रखना शुरू करो अपने पास में, और अपने हेटर्स की लिस्ट बना लो। जब भी थकान लगे दोनों को देख लो, नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो जाएगा। क्यों, लाइफ में जो आपको नफरत करते हैं उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें रखो, आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगी। फिर एक बच्चे का नाम है ईएडी स्टूडेंट, कोई ऐसा पैटर्न जिससे डेली रूटीन में रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट और नॉन टेक भी कर सकें। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट जब अपने सिलेबस को पूरा कर लेता है, देखिए मैं बार बार आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि अपनी तैयारी को अलग अलग फेज़ में डिवाइड कर लीजिए। पहला, लाइक ए टेस्ट मैच, जिसमें आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। उसके बाद में जब आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो फिर तो ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर लगाना। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर आपका एक ही है। जैसे मॉर्निंग में एक सेशन रख लो कि मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे और एक पेपर लगाएंगे, आफ्टरनून में एक पेपर लगाएंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, नाइट में पेपर लगाना है और रिवाइज करना है। तो जब पूरा सिलेबस हो जाता है उसके बाद ये बड़ा रेगुलर रूटीन है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। सर, एक स्टूडेंट रघुविंदर सिंह का सवाल है कि प्राइवेट जॉब करता हूँ, 10 आवर्स जॉब है, 3 से 4 घंटे मिल पाते हैं तैयारी के लिए, तो कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे इफ़ेक्टिव वे में तैयारी की जा सके, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, तो उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो बताएं। देखिए, इस चीज़ में ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल किस तरह की है। अगर आप जैसे किसी एजुकेशनल फील्ड में हैं तो वहाँ पर फिर आपका समय मिल जाता है, आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत समय भी मिल जाता है और ब्रेक का फुल यूटिलाइज करें। लेकिन अगर इंडस्ट्री में तो थोड़ा दिन में फिर या ड्यूटी के दौरान में टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। साथ में ही कुछ बीच बीच में त्यौहार आते हैं तो उनमें समय वेस्टेज करने के बजाय आप अपने समय को यूटिलाइज करें। जैसे आप प्रतिदिन अगर 3 to 4 आवर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सैटरडे संडे को यानी कि किसी दिन छुट्टी मिल जाए या वीक में एक छुट्टी रहती है, उस दिन आप 15-16 घंटे पढ़िए, अपना कवर अप करिए। लेकिन होता यह है, जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं
कि जिस दिन छुट्टी मिल जाती है उस दिन पूरा घूमने फिरने में निकल जाता है, तो उस वजह से हमारा जो एवरेज है वो कम हो जाता है पढ़ाई का। यदि आप रेगुलर अपनी जॉब के साथ में 3 to 4 आवर स्टडी कर रहे हैं और छुट्टी वाले दिन आप 15-16 घंटे तक जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं 8 दिन में वही एक एवरेज बन जाता है। और हेक्टिक शेड्यूल का तो ये है कि अगर जॉब है तो फिर हेक्टिक शेड्यूल तो होगा ही, और कहीं ना कहीं ये मैनेज करना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद को अगर आगे बढ़ाना है फिर हेक्टिक शेड्यूल को मैनेज करना ही पड़ेगा, और वो आपको खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा। सर एक स्टूडेंट है देवेश यादव के नाम से, वो पूछते हैं कि नर्वसनेस को कैसे हैंडल करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जाते ही उनको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे डर से जाते हैं तो बहुत से क्वेश्चन गलत कराते हैं नर्वसनेस में। तो ये बहुत से बच्चों का एक सवाल है, तो सर इस बारे में आप कुछ कहें। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के बच्चा अगर मेरिट के बारे में सोचेगा और सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो नर्वसनेस बिल्कुल आएगी। आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए मत जाइए ना, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए जाइए और ये सोच के जाइए कि मैं पेपर को अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए आया हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बच्चा बैठा है यार, बहुत सारे फैक्टर है, बच्चा एग्ज़ाम प्रॉपर करने की बजाय वो बैठ के सोच रहा है कि मेरिट इतनी जाएगी, तो आप एक तो प्लानिंग ना कर लें एग्ज़ाम हॉल में जाके, इस तरह के कोई दिमाग में प्लान ना लाए कि मेरिट इतनी जाएगी, नहीं जाएगी, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो ये हो जाएगा। इस तरह के अगर पॉइंट को दिमाग में लाएंगे तो फिर डेफिनेटली नर्वसनेस आएगी। आप ये सोचो कि मुझे एग्ज़ाम शुरू से लेकर लास्ट तक अपना स्टार्ट करते हुए एंड करना है, और मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरिट क्या जाएगी और कितने नंबर मैं स्कोर कर रहा हूँ। अपने पेपर को बेस्ट करने के बारे में सोचिए, कभी डर नहीं लगेगा। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जैसे ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम हॉल में वो जाकर डर जाते हैं, कुछ बच्चे कांप जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स पे कंट्रोल नहीं है। देखो, यदि आप बहुत सारे एग्ज़ाम से पहले प्रेशर को साथ लेकर चलते हो तो एक तो प्री एग्ज़ाम एनालिसिस तरह की वीडियो देखना बंद करो। एक एग्ज़ाम से पहले जो मेरिट वाली चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना शुरू करो। एग्ज़ाम में रिजल्ट आने के कई सारे फैक्टर ये भी हैं, कितने लोग बैठे हैं, पेपर का लेवल क्या है, वैकेंसी क्या है, उसके हिसाब से मेरिट जाती है। अब कोई पेपर टफ आ गया, 200 में से मेरिट जानी थी 100 नंबर, आप बैठ के सोच रहे हो कि हमें स्कोर करना है 150, तो 100 नंबर भी गंवा बैठे और मेरिट से बाहर हो जाओगे। इसीलिए जितनी चीज़ें आ रही है ना, टेंशन फ्री होके वो करके आओ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से सोच कर बैठे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो सर एक ये स्टूडेंट है मनीष झा इनका नाम है, और बड़ा कोर्स स्पेसिफिक इनका सवाल है। ये पूछते हैं कि UPPCL 2023 की नैया अब आपके हवाले है, तो UPPCL को क्रैक करने की कुछ टिप्स यहाँ आपसे चाह रहे हैं सर। देखो, UPPCL में इंडिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम मानकर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 30 टेक्निकल सब्जेक्ट को पूरा करना पड़ता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि UPPCL में क्वेश्चंस को बहुत डेप्थ में ले जाकर नहीं पूछता, वो सिलेबस को वाइड जरूर रखा है, कहीं से भी कुछ पूछ लेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे तो हर एक टॉपिक से बड़े आसान आसान सवाल आए हैं। खासकर यदि आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट को, बुक्स डिप्लोमा वाली प्रीफर ना करें क्योंकि उसमें उतना मसाला नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को आप फॉलो करना स्टार्ट करिए। पहले सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी UPPCL को टारगेट करते हुए EAD के अपने कुछ कोर्सेज है, जिसमें सफलता बैच अभी लेटेस्ट में लॉन्च भी हुआ है। UPPCL को टारगेट करते हुए कोर्स ओरिएंटेड है, और इसमें आपके टेक्निकल के 30 के 30 सब्जेक्ट प्रॉपर रहते हैं, साथ में नॉन टेक भी रहता है, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सभी रहेंगी। और EAD ने पहले से ही UPPCL में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, चाहे 2020 वाले में हमारे 65 से ज़्यादा बच्चे हों, जो 2021 वाले में हमारे 35 से ज़्यादा बच्चे चल रहे हैं। तो आप EAD के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया रंग दे सकते हैं। बाकी यही है कि अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट पर फोकस रखें और सारी चीज़ों को पढ़ें और अच्छे से पढ़ कर जाएं।